स्कॉलरशिप घोटाला, हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप घोटाला, आपके विधायक के पास स्कॉलरशिप का, हायर एजुकेशन का स्कॉलरशिप घोटाला, उसका क्या जवाब देंगे आप? और जो आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बनाया और वो बंद कर दिया, अगर आपको एजुकेशन का इतना ध्यान होता। 15 साल से ये विधायक रहे हैं, 15 साल कोई कम समय नहीं होता भाई साहब, 15 साल। और उससे पहले इनके पिताजी रहे 30-35 साल, मंत्री रहे सरकार में, मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जेल मंत्री थे, कैबिनेट रैंक का मिनिस्ट्री थे उनके पास। क्या किया? तब हायर एजुकेशन कहाँ गई थी उनकी? कोई विजन नहीं है, सिर्फ ये है कि उस क्षेत्र के लोगों को दबा के रखो, अनपढ़ रखो, ताकि वो लोग बढ़े ना। कांग्रेस के लोग हों या काजी निजामुद्दीन की हो, वो हमेशा उस काम के लिए लड़ेंगे जिसकी जनता को आवश्यकता है, और वो लड़ते रहेंगे, संघर्ष करेंगे, यही हमारी सोच है। अब तक क्यों नहीं लड़े? 45 साल में भी लड़े हैं। 45 साल से क्यों नहीं लड़े? सवाल पूछना लड़ना नहीं होता है, विधानसभा में सवाल पूछना लड़ना नहीं होता है, यही होता है, बिल्कुल नहीं होता भाई साहब। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो आप लोगों के यहाँ नहीं है। तो 5 साल पहले वही सारे लोग कांग्रेस से परेशान हो गए थे, बीजेपी ज्वाइन कर लेते। हाँ या ना, इतना जवाब दे। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के एमएलए नहीं, इन्होंने बीजेपी के एमएलए को भी दुखी रखा है, उनको भी कोई बजट नहीं दिया। यानी कि वो एमएलए आपके, बीजेपी के एमएलए आपके पास है बताने आपके लिए, बहुत बढ़िया। उनके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बीजेपी के पास, बीजेपी में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बीजेपी में आपकी पार्टी की तरह वन मैडम की राजनीति नहीं चलती है कि मैडम के सिवाय कोई और निर्णय नहीं ले सकता। बीजेपी में हर आदमी कहने के लिए स्वतंत्र है, हमारा हर एक कार्यकर्ता शासन है, बीजेपी में राज करती है। आपके यहाँ तो मैडम का राज है, इटालियन मैडम का राज है आपके यहाँ, आपके यहाँ विदेशी मैडम का राज है। हमारा विजन साफ है, हमारा विजन जब हम सत्ता में नहीं थे या हम किसी पद पे नहीं थे तब भी क्लियर था, क्षेत्र का विकास। उसी के नाते हमने वहाँ एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनवाया, करीब 1500 फैक्ट्रियां हैं। कैसे भाई साहब आप बात नहीं, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि आपने वो वैसे बनवाया जैसे आप लोग नहीं बनवा पाए। उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, इस पर आप बहस करते रहिए, लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं मंगलौर विधानसभा को लेकर कि मंगलौर विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी है जो जीत सकता है, किस प्रत्याशी में कितना दम है। आप पार्टियों की बातें करते रहते हैं, आप आजाद समाज पार्टी की बात करेंगे, आप बसपा की बात करेंगे, आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, आप कांग्रेस की बात करेंगे, आप बीजेपी की बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा उन पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में। आखिर आप वोट कब तक सिर्फ पार्टी के नाम पर देते रहेंगे, या कभी प्रत्याशी को भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। मंगलौर विधानसभा को लेकर के आज होने वाली है छोटी सी, जो हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी बहस। और हमारे साथ हैं आशीष सैनी जी, जो कि मंगलौर विधानसभा के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ उपस्थित हैं। और हमारे दूसरी तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत पंवार जी, जो कि वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जो कि जाहिर सी बात है निवर्तमान विधायक हैं, तो आप जरूर हमें बताएंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी वहां पर कितनी मजबूत आपको दिख रही है और क्या स्थिति दिख रही है आपके प्रत्याशी के बारे में, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं, ये भी आप जरूर बताइए। देखिए, मंगलौर में जो चुनाव है वो अगर हम 2 शब्दों में ही व्यक्त करें तो मंगलौर उत्तराखंड का जो एक तरह से आंगन भी कहा जा सकता है। उत्तराखंड में जब हम दिल्ली से घुसते हैं तो पहली विधानसभा पड़ती है, और जो विकास का जो एक पैरामीटर है, अगर हम किसी भी अन्य विधानसभा से तुलना करेंगे तो मंगलौर ने भी लगभग उसमें बेहतरी करने का काम किया है। लेकिन जो हमारे मंगलौर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नेशनल सेक्रेटरी बनकर पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति, जो उसका मूल मुद्दा है, उसको अगर काटने का काम किया है तो काजी निजामुद्दीन जी ने हिंदुस्तान के हर मंच पर उसे किया है। राजस्थान में गए, वहाँ सरकार बनाने का काम किया, और आज जब उत्तराखंड में आए और चुनाव के मैदान में वो अगर हमारे बीच में है तो वहाँ की जनता उनको एक बड़े नेता के रूप में देखती है। और विकास के मामले में वो परिवार का जो रिकॉर्ड रहा है वो हमेशा बेटर रहा, सुख में दुख में। और चाहे वो विधायक जब नहीं भी रहे जिस समय में, तब भी उन्होंने जनता के बीच में वही काम किया। जनता के बीच में उनकी उपलब्धता और जनता के विकास समस्याओं के प्रति उनकी जो सजगता है, वही उनको लोकप्रिय बनाती है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक विषय हो गया जी। आप मैं अगर आशीष भाई के इसी जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया इनके निवर्तमान विधायक के बारे में,
अगर किसी नेता को अगर दूसरे स्टेट का इंचार्ज बना दिया गया या उनका कद बढ़ गया, उससे मंगलौर की स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ा? क्या वो अपने राष्ट्रीय सचिव बनने से या राजस्थान के प्रभारी बनने से मंगलौर में क्या बदलाव ला पाए? सिर्फ उनका नाम बढ़ा, विधानसभा के लिए क्या किया? मुझे लगता है कि अभी हम डिबेट की तरफ तुरंत हम रुख कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अभी यह है कि आप एज अ भाई पार्टी के प्रत्याशी दिनेश पवार जी हैं, उनके पर्सपेक्टिव से आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी स्थिति को लेकर के आप बताइए। जैसे इन्होंने बताया उनकी स्थिति को लेकर के आपने बता दिया कि भाई देश के कोने कोने में जा करके बीजेपी के खिलाफ काम कर लिया, कांग्रेस को बढ़ाने का काम कर लिया। मैं कह रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं फिलहाल मंगलौर विधानसभा की। हमारे जो प्रत्याशी हैं दिनेश पवार, वो एक एक्स IITian है, IIT पास आउट हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। उनके पिताजी प्रिंसिपल रहे, 2 बार विधायक रहे। उनका कार्यकाल हमेशा याद किया जाता है आज भी मंगलौर एरिया में, क्योंकि वो जो विधायक थे उस समय लक्सर विधानसभा, वो बहुत लंबी होती थी। मंगलौर उसी का एक पार्ट है जी। वो उनके एक बैकग्राउंड है, पढ़े लिखे हैं, एरिया में विकास के लिए उन्होंने इंडस्ट्री लगाई हुई है। वो एक डेवलपमेंट के पूरे पैमाने पे वो अपने आप को खरा उतारते हैं। तो मेरा मानना ये है, और उन्हें सब समाज का, मतलब ये नहीं कि एक बिरादरी का समर्थन, सर्व समाज का जो समर्थन है वो उनके साथ है। वो जीतेंगे और सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। चलिए सरकार, मैं अब आपसे जो सवाल इन्होंने किया कि आपने कहा था कि राजस्थान में रहते हैं, बड़े नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, जनता यही देख रही है कि बड़े नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। लेकिन बात यह है कि जनता का जो काम है वो बड़े नेता बनकर के करने वाले हैं या जनता क्या सेवक बनकर के करने वाले हैं? और आपने खुद कहा राजस्थान जैसे राज्य का भी जिक्र किया और अन्य राज्यों का भी आप जिक्र कर रहे हैं। वो बाहर रहते हैं तो भीतर रह करके काम कब करेंगे? घर का काम कब करेंगे? समस्या तो घर की है ना। देखिए, बाहर रहने का मतलब ये नहीं था कि वो लगातार बाहर रहे। नहीं, ये तो जनता साफ साफ कहती है, जनता साफ साफ कहती है। जब हमारे रिपोर्टर जाते हैं तो जनता साफ साफ कहती है कि आपके जो विधायक जी हैं वो बाहर रहते हैं। तो वो जनता का काम कब करते हैं फिर? नहीं, देखिए, मैं प्रश्न का सीधा उत्तर दूंगा कि पहली बात, वो 24 घंटे या 7 दिन या पूरे 30 दिन बाहर नहीं रहते हैं। जब चुनाव में जाते हैं तो अपने शासनात्मक क्षेत्र का भी काम करते हैं। जब व्यक्ति अपने विधायक के दायित्व को पूरा करने के बाद जब वो और अधिक व्यापक दृष्टिकोण से सोचता है, क्योंकि विधानसभा में एक नेतृत्व को बांधना थोड़ा सा कई बार कठिन होता है, तो वो पूरे व्यापक दृष्टिकोण से पूरे क्षेत्र में काम जब करते हैं तो यानी उनकी सोच बड़ी हो जाती है। जो लोग 40-45 साल से मंगलौर का प्रतिनिधित्व करते रहे, उनके दरवाजे हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले रहे, और उन पर अगर वो लोग आलोचना करें जिनके ड्राइंग रूम में कभी शायद लोग घुसे भी ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जिनको चेहरा बनाया, आज वो लोग कांग्रेस पार्टी में आ गए, क्योंकि वो मानते हैं। देखिए, जब पार्टी चुनाव लड़ती है और प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है तो वो दोनों चीज़ों के साथ लड़ता है, अपने पार्टी के एजेंडे पर भी और अपने व्यक्तिगत कार्यशैली पर भी। कार्यशैली के मामले में और पार्टी के एजेंडे के मामले में कांग्रेस पार्टी के आज स्थिति अगर वोट के रूप में देखी जाए तो बहुत बेहतर है। जनता कांग्रेस को सरकार में लाना चाहती है और बीजेपी से उतनी ही ज़्यादा नाराज है। और मैं मंगलौर में कहूँगा, मंगलौर में तो नाराजगी भाजपा से है ही नहीं, क्योंकि भाजपा वहाँ अभी बहुत दूर है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यदि आप कहीं वहाँ ऐसा काम ढूंढ के लाते हैं जो पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं जानता हूँ कि बहुत सी सड़कें, संपर्क मार्ग वो नहीं हुए। संपर्क मार्ग हमेशा मुख्यमंत्री घोषणा से होते हैं। इससे पूर्व की हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री ने 400 संपर्क मार्ग उत्तराखंड में बनाने का काम किया था, हरीश रावत जी ने। वर्तमान में जो 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में, मैं मंगलौर विधानसभा से भी बाहर बात करूँगा, एक सिंगल संपर्क मार्ग जिसे कहते हैं मुख्य मार्ग से संपर्क मार्ग तक का कोई निर्माण नहीं हुआ। जबरेड़ा की हालत आप देख चुके हैं। प्रत्याशी आज घर बैठे हैं, हमारी पार्टी से दूसरे प्रत्याशी को लेकर गए हैं। विकास कार्यों के मामले में जो भाजपा का योगदान था वो शून्य रहा है। और निश्चित रूप से जहां पर कांग्रेस के एमएलए थे, उनकी फाइलों पर मुख्यमंत्री के साइन करते हुए जब हाथ कांपते थे, तब उन्हें ये सवाल देखना चाहिए था कि जब चुनाव में आप जाओगे तो आपको जनता के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जनता ये भी पूछ रही है कि जो हमारे सांसद है वो कहाँ है। इतना बड़ा चुनाव अभियान चल रहा है, वोट लेने के बाद सांसद भी गायब है। बात करेंगे, सांसद की बात करेंगे। मैं आपसे इतना पूछना चाहूँगा, आपने अभी कहा उस परिवार ने 40-45 साल मंगलौर का रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं, प्रतिनिधित्व किया। उस 40-45 साल में मंगलौर कहाँ पहुँचा? मंगलौर आज भी वहीं का वहीं है। पूरे हरिद्वार क्षेत्र में अगर साक्षरता दर देखी जाए, मंगलौर में सबसे कम है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मंगलौर में क्या किया गया? एजुकेशन का कोई एक इंस्टीट्यूट इस 40-45 साल में खुला? कोई बड़ा?
स्किल डेवलपमेंट, ITI, पॉलीटेक्निक कुछ हुआ वहाँ जो कि हो सकता था। सिर्फ एक चीज़ वहाँ बढ़ी है, नशा। मंगलौर में और मंगलौर के आसपास पूरा नशा है। 40-45 साल का योगदान आप बताइए, कुछ है उनका? दूसरा नहीं, मैं आपको अभी और बताऊं, आपके प्रत्याशी का ही बात बताता हूं मैं आपको। 15 साल वो विधायक रहे, 3 योजना वो विधायक रहे। उस 3 योजना में उन्होंने क्या, एक देखिए संपर्क मार्ग जिनकी आप बात करिए कि नॉर्मल काम होते हैं, ये विधायक निधि होती है इसके लिए। एक बात सुनिए भाई साहब, विधायक निधि में उन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री से आप हरीश रावत से लेके आए, वो विधायक निधि से बना हुआ एक संपर्क मार्ग बताइए। मैं आपसे एक मार्ग, सिर्फ एक मैं कह रहा हूँ, पूरे जिले में आपके 8 विधायक थे, बताइए एक संपर्क मार्ग कौन सा? मैं हरिद्वार, मैं आपसे सिर्फ मंगलौर की बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं सच बोल रहा हूँ। मार्ग मुख्यमंत्री की योजना, जिला योजना से बनते, बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। संपर्क मार्ग उससे बनते हैं, विधायक निधि से भी बनते हैं, संपर्क मार्ग मुख्यमंत्री से बनते हैं। आप क्यों नहीं बना पाए? आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं काम करवा पाए? आप मुख्यमंत्री से काम क्यों नहीं करवा पाए? पूरे हरिद्वार जनपद में आज की तारीख में पिछले 5 साल में एक संपर्क मार्ग विधायक निधि से नहीं बना है। अगर आप डाटा कल भी दे दे, शिक्षा के क्षेत्र में जो सवाल कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सवाल, उसका क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल नहीं, उसका क्या जवाब देंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र में जो सवाल कर रहे हैं कि साक्षरता वहां पर घटी है, वहां की स्थिति जो है, वहां के निरक्षर लोग ज्यादा हैं, तो क्या वो विधायक का काम नहीं? उसका जवाब क्या देंगे आप? उसका कोई जवाब नहीं है अभी? है मुझे उसका जवाब देंगे? मैं जवाब दे दूंगा अगर ये मुझे बता देंगे कि 2017 में जब ये सरकार आई नई वाली, जब आई और काजी निजामुद्दीन जी उससे पहले चुनाव में नहीं थे, विधायक नहीं थे, विधायक बन के आए, तो 2017 में कितनी साक्षरता दर थी और आज कितनी साक्षरता दर है? ये दोनों आंकड़े अगर आपके पास होंगे तो उसका जवाब होगा, वरना केवल ये कोरी गप के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, एक बड़ी बात कह दी। अच्छा, स्कूल कॉलेज संपर्क मार्ग पे बोली, ये बात, ये नहीं, ये बात आपको गप लग रही है। संपर्क मार्ग पे आपकी बात, संपर्क मार्ग आपने बोला, मेरी बात कोई झूठ नहीं निकली। साक्षरता दर बोली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ हवाई लगता है। हवाई काम करना कांग्रेस का काम है, हमेशा से हवाबाजी की है। केंद्र से लेकर राज्य तक कांग्रेस सिर्फ हवाबाजी में रहती है। सारी फाइलें रोकने बिल्कुल नहीं। आप बता दीजिए कौन सी फाइल रखी? आपके विधायक में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि मुख्यमंत्री से काम करा सके। हमारी आप क्यों नहीं करवा पाए? चलिए आप एक मिनट, नहीं, आप रुकिए। सदन में विधायक ने सवाल पूछे, आपने सदन पे ताला लगा दिया। कौन सा सदन में ताला लगा? कौन से सदन में ताला लगा दिया? इस बार इस सत्र में, इस पूरे भाई साहब, आपको 2 दिन से ऊपर कोई सत्र नहीं चला। किसकी वजह से नहीं चला? क्या सत्र चलाना सिर्फ सरकार का काम है? 57 विधायक होने के बावजूद भी आप जवाब देने में फेल रहे। जवाब देने में आप सवाल ही जब भी बात होती है, मैं फिर से कह रहा हूं कि हम प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, मंगलौर विधानसभा की बात कर रहे हैं, मंगलौर विधानसभा के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता जो ये देख रही है वो मंगलौर विधानसभा पर बात सुनना चाहती है, न कि राज्य में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री जनता के बीच आकर के बात नहीं करने वाले हैं। राज्य के ये देश के प्रधानमंत्री इनके पास आकर के नहीं बात करने वाले। मैं कह रहा हूं कि जो विधायक है, विधायक का आप चुनाव कर रहे हैं, तो विधायक का चुनाव कौन किस आधार पर करे, इस पर जवाब होना चाहिए, इसी पर सवाल होना चाहिए। तो सवाल जैसे इनका है भाई, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, क्या स्कूल कॉलेज और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कोई चीज डेवलप की गई? इन 45 साल का आपने जिक्र किया था, मैं कह रहा हूं 15 साल 20 साल ही ले लीजिए। सरकार किसी की भी रही हो, विधायक की किसी की भी रही हो। मंगलौर विधानसभा का प्रत्येक गांव प्राथमिक शिक्षा से पूरी के विद्यालय वहाँ पर हैं। हर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर जूनियर हाई स्कूल अवेलेबल है। सारे लोग वहाँ शिक्षा के लिए, अगर इंटर कॉलेज भी आना पड़ेगा तो बहुत अधिक दूरी होगी, तो 4 किलोमीटर की दूरी है। नवोदय विद्यालय वहाँ पर है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट, नवोदय विद्यालय मंगलौर में नहीं है। कहाँ? कुआंखेड़ा में नहीं है वो? जी, कुआंखेड़ा इसमें नहीं पड़ता भाई साहब, मंगलौर में कुआंखेड़ा नहीं पड़ता, कुआंखेड़ा पड़ता है खानपुर विधानसभा में। पहले नहीं, वो कुआंखेड़ा नहीं, मैं दूसरा बता रहा हूँ जो इधर नारसन के पास है। वो गांव का नाम मुझे याद नहीं, मैं गया हूँ उसमें, और वहाँ पे विधायक जी का भी मैंने कार्यक्रम लगवाया था, हम उस कार्यक्रम में गए थे। उस कार्यक्रम में वहाँ पर जब फर्नीचर की कमी थी तो उन्होंने फर्नीचर भी देने का काम किया। उत्तराखंड की विधानसभा में एक विधायक 10% राशि स्कूलों पे खर्च कर सके, इसके लिए बहस भी हमारे इन्हीं विधायक ने की। और काजी निजामुद्दीन जी ने एक बात मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे रिपोर्टर जब जाते हैं, मैं आपके सवाल और स्कूल की स्थिति जब दिखाते हैं, जर्जर स्कूल है, स्थिति बहुत खराब है, उसका जिक्र नहीं करेंगे आप? नहीं, अगर स्कूल की स्थिति जर्जर है तो बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि वो पावर में होने अच्छा, के बाद मतलब ये है जो कि अगर मंगलौर में कोई काम हो गया, देखिए कांग्रेस पार्टी, चूंकि कांग्रेस पार्टी के वहां विधायक रहे हैं, सुनिए कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं सवाल दोनों से करूंगा, सवाल दोनों का है भाई। बीजेपी जो कि सरकार में थी, लेकिन कांग्रेस के वहां पर विधायक थे,
तो सवाल तो आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं जनता को आप ये मत समझाइए कि अगर आपके फायदे की बात है, गांव में अगर स्कूल नहीं है, स्कूल के निर्माण के लिए आवाज उठाना विधायक का काम है। स्कूल की जो मेंटेनेंस है वो शिक्षा विभाग का काम है, जो राज्य सरकार की। चलिए विधायक निधि से काम क्या होता है? स्कूल के प्रिंसिपल ने विधायक निधि से काम क्या होता है? विधायक निधि से आप विधायक के काम बताइए, विधायक के जिम्मे क्या काम होता है? विधायक किस लिए बनता है आदमी? मैं विधायक के प्रतिनिधित्व पे चर्चा कर रहा हूँ। विधायक क्या काम करता है? करते हुए जब उन्होंने उत्तराखंड के सदन में आवाज उठाई तो बीजेपी ने वो सवाल उठाने नहीं दिए और सदन को बंद किया। नंबर 1। नंबर 2, एजुकेशन के स्तर पर मैंने आपसे कहा कि प्राथमिक स्कूल हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, उनके यहाँ कोई एक छात्र ही नहीं कह सकता कि मुझे शिक्षा से वंचित रहना पड़ा क्योंकि मेरे यहाँ कॉलेज नहीं है। दूसरी बात, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए एक चीज क्लियर है कि जो डेवलपमेंट के काम जैसे मंगलौर लिखकर जाते थे वहां पर मुख्यमंत्री की टेबल पे, वो फाइलें हटा दी गई, वो उनको बजट जारी नहीं किया। यदि आप शिक्षा के लिए आशीष जी, आरोप लगाना बहुत आसान है कि विधायक नहीं कर पाए इस काम को, कि मुख्यमंत्री ने फाइल साइन नहीं किया, सरकार ने साइन नहीं की। ऐसे मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, मुख्यमंत्री मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री अगर महीने में एक दिन भी एक विधानसभा में जाए तो 2 महीने में पूरी हो सकती है। भाई साहब, 70 दिन आप मुख्यमंत्री मत पहुंचिए, आप मंगलौर पे रहिए, पहले मंगलौर पे रहिए। आपके काजी निजामुद्दीन 15 साल से विधायक हैं। जिस समय उत्तराखंड बना 2002 में, काजी साहब विधायक थे, भले ही वो बसपा से थे। उत्तराखंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी समय, औद्योगिकरण, चिन्हित हुए जगह, ये रोड भी चिन्हित थी। क्या काजी जी कोई फैक्ट्री डलवा पाए यहाँ, कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट बना पाए, कोई एरिया ला पाए? आप आज भगवानपुर को देखिए, आप आज सुल्तानपुर को देखिए, आज आप रावली महदूद को देखिए, क्या किया इन्होंने। हम कहीं नहीं थे, हम सत्ता में नहीं थे। आपका प्रत्याशी की बात कर रहा हूं मैं, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। उत्तम शुगर एक मिल मिनट देखी नहीं भाई साहब, उत्तम शुगर मिल इन्होंने नहीं बनवाई। उत्तम शुगर मिल कब बनी आपको पता है? बताइए कब बनी? उत्तराखंड तब बना भी नहीं था जब उत्तम शुगर मिल पे काम शुरू हो चुका था। मुझे पता है भाई साहब, उत्तम शुगर मिल 1998 में बनी है, 97 में उत्तम शुगर मिल। इनका कोई योगदान नहीं है उसमें, वो मुझे पता है किसका योगदान है उसमें। जब आप कह रहे हैं कि ये विधायक है, विधायक काम नहीं करा सकता, हम विधायक नहीं थे, किसी सत्ता में नहीं थे, किसी उस पावर में नहीं थे। इंडस्ट्रियल एस्टेट बनवाया, आज कम से कम 15 फैक्ट्रियां वहाँ काम कर रही हैं, 8 से 10 हज़ार युवा युवती महिलाएं सब उसमें काम कर रहे हैं। क्या ये उस काम को नहीं कर सकते थे? उस इंडस्ट्री एरिया की वजह से वहाँ की उस पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई है। मंडावली, गुरुकुल, लारसन, छोटे छोटे कस्बे होते थे, आज आप वहाँ की स्थिति देखिए। किस कारण? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, डेवलपमेंट आया, पैसा आया, इकोनॉमी बढ़ी। आपके विधायक जी ने क्या किया? आज मैं भगवानपुर चंदनपुर में था, गांव का रास्ते, सड़क नहीं है, इतनी बुरी स्थिति में रास्ते हैं। गांव का तालाब इतना ऊंचा, मेरी हाइट के करीब का, कूड़े का ढेर है, रास्ता निकल नहीं सकता, एक कार नहीं जा सकती उस रास्ते पे। किसकी बात कर रहे हो आप? मंगलौर कस्बा, वो उसी कस्बे में है। 45 साल, आपने कहा कि 45 साल से वो उनका परिवार या वो जो भी है, क्या मंगलौर कस्बे की गलियों में आप नहीं निकल सकते? गलियों में बदबू, कितनी बुरी हालत है। मंगलौर में कोई एक ढंग का हॉस्पिटल है? आप बता दो। क्या विधायक जी की कोई एक इनिशिएटिव लिया और सरकार ने नहीं किया? कोई बता सकते हैं? कोई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने लगवाया? कोई सफाई की व्यवस्था है मंगलौर कस्बे के अंदर? सड़क बनी, राष्ट्रीय राजमार्ग में बनी, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। आप बाजार में निकलिए मंगलौर के, मंगलौर से आप जो लोग मुडराना जाते हैं उनसे पूछिए। 45 साल में उनकी देन सिर्फ ये है कि मंगलौर में नशा, मंगलौर के आसपास गंदगी, मंगलौर के आसपास क्राइम। आपके विधायक जी सिर्फ एक काम करते हैं, थाने कचहरी की राजनीति, उसके सिवाय कोई और दूसरा काम उनके हिस्से में हो तो बता दीजिए आप। आपने वो भाषण दिया जो मुझे देना था। मैंने भाषण नहीं दिया, मैंने फैक्ट्स बताए आपको। बताना था कि वहाँ पे सड़क का जो बजट था, जो तालाब की सफाई का बजट था, जो बहुत सारे बजट राज्य सरकार को देने थे इन 5 साल में, जो काम, क्या आप सबूत दे सकते हैं कि उन्होंने सरकार के पास इनकी रिक्वेस्ट भेजी और सरकार ने रिजेक्ट किया? वो सबूत मुख्यमंत्री कार्यालय में ढेर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय में आपने कितना परस्यू किया? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, आप राजस्थान में बैठे रहे। आप अपना राजस्थान का एक चेहरा बताते हैं कि मैं राजस्थान का सचिव हूँ, इसके सिवाय आपके प्रत्याशी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ अपने आपके ऊपर एक राजस्थान प्रभारी होने का
राष्ट्रीय सचिव होने का ठप्पा, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। नहीं, सदन की जब उत्तराखंड बना भाई साहब, इनके पिताजी पुराने ये लोग पुराने कांग्रेसी थे, भले ये बसपा में हो, वहां पर भाजपा सुनने को तैयार एक बहाना है कि विधानसभा में ताला, ये सिर्फ एक बहाना है, मुझे आश्चर्य ये हो रहा है, ये सिर्फ एक बहाना है, ये सिर्फ एक बहाना है, कुछ ना करने का बहाना। आप सरकार में बहाने में कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं है, कांग्रेस से बेहतर बहानेबाजी कोई नहीं करता, आप सिर्फ बहाने करते हैं। अगर कोई एक आदमी बोलेगा तो मुझे लगता है कि शायद जनता को बात समझ में आएगी। आप आशीष जी बता लीजिए। तो आश्चर्य इस बात पे है कि जिस पार्टी की सरकार थी, उस पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, वो अपनी सरकार में क्या काम किया वो नहीं बता रहे। वो कह रहे कि विपक्ष के विधायक को हमने ये काम नहीं करने दिए, वो उन्होंने बता दिए हैं। अच्छा, जो आप लोगों ने बात सुनी है, जो काम नहीं हुआ, मुझे बताइए कि सरकार ने मान लो बजट जारी किया और विधायक ने रोक लगा दी हो कि नहीं आप हमारे अस्पताल को बढ़िया नहीं करेंगे। अच्छा, कोरोना सुनिए, कोरोना की बीमारी आई, उन्होंने कंसंट्रेटर मंगवाए अपने खर्चे से और जहां भी संभव था देने का काम किया, जिस समय कोई भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। ये मेडिकल की बात करते हैं, काजी निजामुद्दीन जी की जो खुद की माता जी थी, जब वो बीमार हुई, उन्होंने वेंटिलेटर भी व्यवस्था की, वेंटिलेटर खरीद कर अपने पैसे से खरीद कर उन्होंने अपने घर पर रखना पड़ा। और इस मुझे दुख भी है कि उनकी माता जी अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन उन्होंने लोगों की जनता के बीच में काम करने का काम किया कोरोना के समय में भी। आप किसी विधायक का आकलन केवल उसे विधायक निधि कितनी मिली, उसने कितनी खर्च की और उसमें कितनी सड़कें बन पाई, उस पर नहीं कीजिए। आप ये देखिए कि उन्होंने कितनी चीजें थी जो हमारा हक था, और मंगलवार की जनता का हक था, जो उस हक पर डाका डालने का काम इस सरकार ने किया। अगर जैसे एक मात्र आशीष जी जनता पार्टी की जो सोच है, आशीष जी वो केवल क्योंकि वो उनकी जो राजनीति है उसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके लिए काम ना करना, उनको बजट जारी ना करना, उनके क्षेत्र की योजनाओं पर ताला लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी की वो मानसिकता है जिसमें इनके खुद के विधायक परेशान है। मुझे भी ये लगता है कि कई बार में, मतलब ये है कि आप ये जो बात कह रहे हैं, मैं अंत में एक सवाल कर लूं, आप ये जो बात कह रहे हैं मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के एमएलए नहीं, इन्होंने बीजेपी के एमएलए को भी दुखी रखा है, उनको भी कोई बजट नहीं दिया। यानी कि वो एमएलए आपके बीजेपी के एमएलए आपके पास आए बताने आपके लिए, बहुत बढ़िया। उनके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बीजेपी के पास, बीजेपी में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बीजेपी में आपकी पार्टी की तरह वन मैडम की राजनीति नहीं चलती है कि मैडम के सिवाय कोई और निर्णय नहीं ले सकता। बीजेपी में हर आदमी कहने के लिए स्वतंत्र है, हमारा हर एक कार्यकर्ता शासन है। बीजेपी में राज करती है, आपके यहाँ तो मैडम का राज है, इटालियन मैडम का राज है आपके यहाँ, आपके यहाँ विदेशी मैडम का राज है। आप तो कह ही नहीं सकते इस बात को, आप कह ही नहीं सकते। राज किसका है किसका नहीं, मैं फिर से एक ही बात करता हूं। मैं दोस्तों क्या है ना कि जब बीजेपी और कांग्रेस के लोग बैठते हैं तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी पे लोग बात करेंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। मैं एक लॉजिकल सवाल जरूर करता हूं। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे राज्य में किन किन समस्याओं को पैदा किया या किन समस्याओं का समाधान किया, सवाल जब हम राज्य पे करेंगे तो राज्य की बात करेंगे एक तरफ। दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं विधानसभा की, आप कह रहे हैं कि ये काम हुआ, जो काम हुआ उसमें विधायक ने काम किया, जो काम नहीं हुआ उसको बीजेपी वाले ने करने नहीं दिया। मैं साफ साफ तौर पे कह रहा हूं, अगर कोई काम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उस विधानसभा के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? देखिए, या सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा लेंगे? निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है। काजी निजामुद्दीन जी ने जो काम करने के लिए कहा, मुख्यमंत्री से आवेदन किया, अपना अधिकार, मंगलौर की जनता का हक मांगा। मंगलौर में तो बीजेपी के लोग भी हैं, मंगलौर में तो दूसरी पार्टी के लोग भी, सारे लोग कांग्रेस के थोड़ी ना है। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो मंगलौर से बीजेपी को भी वोट मिला। तो उन्होंने अपने मतदाताओं के पक्ष के लिए जब कोई काम नहीं किया तो उन्होंने सदन में भी आवाज उठाई है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, मैं सदन की जब भी कार्रवाई देखता था, काजी निजामुद्दीन जी चीख चीख के बोलते थे कि ये काम नहीं हुआ, ये गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है। लेकिन पहली बार मुझे आश्चर्य हुआ, हमें भी बहुत लंबा समय राजनीति में हो गया, कि मुख्यमंत्री जैसा पद हरिद्वार में, मैं अगर बात करूँ तो मंगलौर, भगवानपुर और ये पिरान कलियर, ये 3 विधानसभाएं ऐसी थी कि इसकी तरफ से तो बिल्कुल आंखें ऐसी बंद कर रखी थी कि जैसे इनको दिखना ही बंद हो चुका है। विकास के नाम पे जो भी इनसे मांग की गई वो काम नहीं किए। और आज उसके राज्य की पॉलिटिक्स में आ गए, फिर से आप राज्य, मैं राज्य की पॉलिटिक्स की बात ही नहीं। आशीष जी सवाल करता हूं, लास्ट में एक सवाल करता हूं, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, आप अब राज्य की बात करेंगे, नेशन की बात करेंगे, जब मैं प्रत्याशी की बात कर रहा हूं उस वक्त आप पूरा जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, आखिर आपका नेक्स्ट विजन क्या होगा, आपके प्रत्याशी का नेक्स्ट विजन क्या होगा अगर आप जीतते हैं तो? आप बता दीजिए। देखिए, हमारा बिल्कुल क्लियर विजन है
कि जो समस्या स्वास्थ्य को लेकर आई है, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर थी मंगलौर में। वहाँ पर बहुत अधिक हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की जरूरत है। मतलब जो पाँच साल में नहीं हो पाया, 5 साल में जो चीज नहीं हो पाई फिर से दोबारा करेंगे, कोशिश कीजिए। नहीं, इसलिए करेंगे क्योंकि जो ऊपर बैठी सरकार थी उसने बिल्कुल ताले लगा दिए, काम बंद कर दिए। क्या आपके प्रत्याशी कभी भी किसी सरकार में विधायक नहीं रहे हैं? नहीं, इसी सरकार में विधायक रहे। नहीं, परिवार की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, तब उस वक्त नहीं थे जब हमारी सरकार थी, तब एमएलए नहीं रहे। 2007 से 12 में रहे और ये 17 से 22 में है। तो सरकार में रहने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए मतलब जो भी कमियां हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय इसका मतलब नहीं, आप समझिए, जब हम सरकार नहीं, आप जो समझाना चाह रहे हैं मैं समझा दे रहा हूं। मतलब एक पॉइंट में सीधा सीधा बोल दे रहा हूं कि भाई जनता, आप लोग इस बात को समझिए, जिसकी सरकार आ सकती है आप उसी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाइए। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो कांग्रेस को विजयी बनाओ, और अगर आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आ रही है तो बीजेपी को बनाओ, तभी आपका काम होगा, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। ये याद रखना। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। और मंगलौर तो जानता है कि कांग्रेस आ रही है। यही कहना चाह रहे हैं आप? मंगलौर क्या जानता है? मैं कह रहा हूं आप इसलिए कांग्रेस के साथ है। आपकी फिलॉसफी में रखता हूं, इसीलिए मैं आपकी फिलॉसफी रखता हूं। फिलॉसफी आशीष जी मैं आपके देखा कि नहीं, आशीष जी एक मिनट, आपने एक पॉइंट उठाया। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। 5 साल तक आप दूसरे प्रत्याशी मत जाइए। कल्याण जी ने लगातार मुख्यमंत्री आप ऋषिपाल, भले ही मैं हार गया हूं लेकिन इस क्षेत्र के लिए ये 10 काम तो कर दीजिए। कौन से काम? जो ये काजी निजामुद्दीन देहरादून जाकर और सदन में जाकर शोर मचाते हैं, आप एक काम कर दो तो कम से कम मेरे पक्ष में वोट जुड़ जाएगा। 5 साल लगातार चलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कान धरने अगला काम वही चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने समझा दिया, आपने ये बात समझा दी कि जिसकी सरकार हो उसी के विधायक को चुनने की कोशिश करो, दूसरे को नहीं। अगर आपने विपरीत विधायक को चुन लिया तो आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आपके आशीष से बनेगी तो ऐसा ही होगा। वो किसी ना फिर तो ये लॉजिक तो फिर बीजेपी। आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए, गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार से बात को रिपीट मत कीजिए। नहीं, तो देखिए, मैं साफ कह रहा हूं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं पूरे, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, भाजपा की सरकार, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो, केवल अपने विधायक, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो अपने हिसाब से, चेंज हो गया, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो। अभी आप कहने लगे सिर्फ बीजेपी के लिए। 2017 का कैंडिडेट हमारी पार्टी में आ गए, हम 2017 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2017 की बात नहीं कर रहे हैं, 2022 की बात हो रही है, 2022 की हो रही है बात, 2022 पे बात कीजिए, 2022 पे बात कीजिए। 2017 मंगलौर विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, तंग आकर ज्वाइन की। आज वो इनको अच्छे लगने लगे। ठीक वैसे ही जैसे हरक सिंह रावत ने फिर से वो उन्होंने भी फिर से कंडी रोड की बात की, मेडिकल हॉस्पिटल की बात की। आप देखिए राज्य का, और वैसे मतलब 5 साल पहले ये सारे नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी, वो कांग्रेस से परेशान हो चुके थे आपके कहने के अनुसार। आप हाय ना में जवाब तो दीजिए। आप सुनिए, मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी के लोग, अगर कोई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तो 5 साल पहले वही सारे लोग कांग्रेस से परेशान हो गए थे, बीजेपी ज्वाइन कर लेते। हाँ या ना, इतना जवाब दे दीजिए। ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा, अपने आपके ऊपर आप अपनी सुविधा के साथ जवाब नहीं दे सकते। आपकी सुविधा होगी तो ऐसा ही हुआ होगा। चलिए प्रत्याशी का विजन, चलिए प्रत्याशी का विजन की बात करते हैं। प्रत्याशी का विजन की बात करता हूं। मेरा जवाब छुपा हुआ है कि जब प्रत्याशी के विजन की बात नहीं करेंगे, को लगा कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी की विजन बात नहीं कर रही है, वो छोड़कर चले गए। सीधी सी बात है, वो जब वापस आए, सीधी सी बात है, चलो उसकी बात करूंगा। बीजेपी में कि नेताओं को नेतागिरी करनी है, वो किसी भी पार्टी में जाकर नेतागिरी करेगा। दोस्तों याद रखना, प्रत्याशी को ध्यान देना। पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ क्यों जाते हो, मैं ये मेरा सुझाव है, बाकी आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो। ये बीच में डिस्क्लेमर था जो आपके लिए था। खैर, फिलहाल लास्ट में मैं एक ही सवाल कर रहा हूं, आपके प्रत्याशी का विजन क्या है? आपने उस हॉस्पिटल की बात की जो अब तक नहीं हो पाई, सुधरेगी, अब सुधरेगी? अगला नहीं, देखिए आप, मैं उसी हॉस्पिटल वाले और एजुकेशन वाले सवाल आप पूरा विजन की बात कीजिए। देखिए, आप मंगलौर की जनता को ये बात बता दीजिए कि आप जीतने के बाद मंगलौर की जनता के लिए क्या करने वाले हैं। देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीज ऐसी चीज है जिसको डेवलप करने की बहुत जरूरत है।
और मंगलौर में, और वो हम करेंगे निश्चित रूप से। उसका विजन हमारा बिल्कुल क्लियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका क्या मतलब है? बीजेपी क्या बता पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या करना चाह रहे हैं? जो आपने नहीं किया वो बताइए ना, आप बताइए ना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या नहीं किया हमने। अरे बीजेपी का विधायक तो वहां रहा ही हमने नहीं कुछ ना। नहीं किया, आप ये BJP बताइए का विधायक इंफ्रास्ट्रक्चर तो में वहां क्या रहा ही करना नहीं चाह रहे हैं आप? बीजेपी का विधायक वहां रहा नहीं है, वहां तो बसपा के रहे हैं। और नहीं, आप मुझे बताइए ना, बीजेपी का अगर वहां विधायक नहीं है तो क्या भाजपा की सरकार वहां काम नहीं करेगी? मैं कहता हूं आप ये बताइए ना, आप मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार- क्या चीज है जो हमने नहीं करी, जो आप कर, वो बताइए ना। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। बताइए, ये देंगे आप। इधर आप यहाँ अगर इधर की किसी भी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे तो संपर्क मार्ग लगभग पूरे बन गए थे 2015 तक सब, और बिल्कुल तैयार थे। किसी भी गांव से किसी भी गांव में इंटर विलेज जो कनेक्टिविटी थी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब सड़कें टूटती है तो सड़कें बजट मांगती हैं कि आप उनको थोड़ा बजट रिलीज करो ताकि उनको मेंटेन किया जा सके। और अगर राज्य में बैठी सरकार बिल्कुल अगर नहीं देखेगी और विधायक के बोलने के बाद भी काम नहीं होगा, तो आप देखिए, जब विधायक चुना जाता है, आप मेरी बात सुन लीजिए, जब विधायक का निर्वाचन होता है, जब वो पर्चा भरता है तो वो किसी पार्टी का होता है, लेकिन जब वो जीतता है तो वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल। और जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो जनता का होता है। तो मुख्यमंत्री को सभी विधानसभाओं पे एक बराबर दिशा से आशीष जी, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार से बार बार एक ही सवाल नहीं बोल सकते कि आपके विधायक को मुख्यमंत्री ने काम नहीं करने दिया। ये आपका एक बचने का तरीका है। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ने करने नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने करने नहीं दिया, क्या नहीं करने दिया मुख्यमंत्री? आपको सवाल पूछना और काम करना दोनों अलग चीज है। सवाल आप कुछ भी पूछिए, आप ये बताइए काम क्या किया, क्या नहीं किया, या क्या आपका विजन है? जो हमारे सिंपल। आपके दर्शक है, मैं उनको बता दूं, आप बात को इधर उधर मत घुमाओ। मैं कंक्रीट फॉर्म आप अपना विजन बता दीजिए। मैं कंक्रीट फॉर्म में विजन चाहता हूं। मैं एक शब्द में विजन दे रहा हूं, एक लाइन में, एक लाइन विजन दीजिए कि ये जो पिछले 5 साल में क्या नहीं हो पाया और क्या अगले साल में होगा। मैं सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूं। पिछले 5 साल में किसी भी विधानसभा के सवाल को सदन में नहीं सुना गया, प्रश्नकाल हुआ ही नहीं है। और अब जब अगला कार्यकाल आएगा, मुझे उम्मीद है कि जनता कांग्रेस की सरकार को बनाएगी, तो प्रश्नकाल भी होगा, उत्तरकाल भी होगा, जवाब भी होंगे, जवाबदेही भी होगी, और हर उस सवाल का समाधान होगा जो उत्तराखंड की जनता उठाएगी। कम से कम हम ये काम नहीं करेंगे कि आपको कहीं और का फोटो दिखाकर कहेंगे और किसी प्रधानमंत्री का फोटो दिखाकर कहेंगे कि शांत रहिए, बोलिए नहीं, विकास कार्यों के मामले में चुप रहिए। ऐसा कहीं नहीं होगा। ठीक है, सदन में काम होगा, सदन में काम होगा, सदन में काम होगा, दिखेगा, सदन में काम होगा, और सदन में काम होने के बाद सड़क पर कितना दिखेगा ये बात की बात होगी। और भाई कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने बता दिया कि जो काम नहीं हुए वो काम हम करेंगे, और लेकिन जो काम क्या काम नहीं किया इन्होंने वो बात ये जिक्र नहीं करेंगे। खैर कोई बात नहीं। बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश सिंह पंवार जी का आप विजन क्या होगा, आप जरूर दर्शक। मैं उनका विजन बताऊंगा, लेकिन मैं वहां से शुरू करूंगा जो इन्होंने बीच में कुछ बातें बोली। इन्होंने बताया सदन के प्रश्नकाल, क्या सदन का प्रश्नकाल उनका विजन है? वो विजन नहीं है, वो अधिकार हुआ। भाई साहब एक मिनट, आप मेरी विधायक आप बीच में बोले विधायक प्रश्न पूछने के लिए आपके बात विजन पे हो रही है, विधायक ने प्रश्नकाल पे नहीं हो रही है, विजन पे हो रही है, प्रश्नकाल पे नहीं हो रही है। अगर प्रश्न ही नहीं पूछेगा, सरकार जवाब नहीं देगी, तो काय के लिए? भाई साहब प्रश्नकाल पे बात नहीं हो रही, विजन पे बात हो रही है। प्रश्नकाल विजन नहीं होता, प्रश्नकाल उनकी ड्यूटी है जिसके लिए जनता उनको चुनती है। नहीं हुआ प्रश्नकाल, आपकी सरकार ने नहीं किया, मैं ये कह रहा सरकार ने नहीं हूँ किया। वो उनका विजन नहीं है, प्रश्न ही पूछना बंद कर वो दिया। विजन विजन नहीं पे है। बात कर लेते हैं, विजन पे बात, विजन नगर विकास मंत्रालय, विजन पे बात कर, विजन आखिर आपका जो प्रत्याशी है, खत्म रहा, आपका जो प्रत्याशी है उसका विजन क्या है, वो आपके लिए क्या करेगा? सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अंत में सिर्फ एक ही सवाल कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो या कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का, उसके पास आपके लिए काम करने के लिए, आपके हितों के लिए क्या कोई विजन है? क्या वो आपके हितों के लिए कोई काम कर सकता है? अगर कर सकता है तो क्या करेगा? ये सबसे बड़ी बात है और ये आपके लिए सबसे अधिक जानना जरूरी है। मैं तो कह रहा हूं यहां पर सिर्फ 2 पार्टी के प्रतिनिधित्व करता बैठे हुए हैं। आप हर एक पार्टी के नेताओं से पूछिए जो आपके पास वोट लेने आ रहे हैं, पूछिए, जवाब सुनिए उनका, सुनने के बाद डिसाइड कीजिए वोट आपको करना किसे है। जी, हमारा विजन साफ है। हमारा विजन जब हम सत्ता में नहीं थे या हम किसी पद पे नहीं थे तब भी क्लियर था, क्षेत्र का विकास। उसी के नाते हमने वहाँ एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनवाया, करीब 1500 फैक्ट्रियां हैं। भाई साहब आप बात सुनिए। नहीं, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि आपने वो हाँ वैसे बनवाया जैसे आप लोग नहीं बनवा पाए। बता रहे हैं हम, आप कहाँ गए थे, कैसे बनाया? सुनिए, आपके प्रत्याशी जो काम नहीं कर पाए, जिस समय गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन होता है कि ये एरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में आएगा, इसको वो सुविधा मिलेंगी, हमने वहां पे एक चिन्हित की जगह हमने इन्वेस्टर्स को कहा भैया यहाँ आप एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाओ। इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया पूरा, उसमें फैक्ट्रियों के लिए जगह निकली,
इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट वहाँ हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ तो डेवलपमेंट हुआ, जॉब क्रिएट हुई, वो जॉब क्रिएशन हुआ और जिसमें करीब 8 से 10 हज़ार लोग वहाँ काम कर रहे हैं। ये हमारा विजन था। सेम विजन हम आगे भी चालू रखेंगे। आप जो लोग कलियर विधानसभा में एक एसईजेड बनाया गया है, मुझे मंगलौर की तो जानकारी नहीं कि बात मंगलौर की हो रही है, बात कलियर की नहीं हो रही है। आप मंगलौर पे आए, आप मंगलौर पे आए, लगभग 50 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही है। मंगलौर विधानसभा सरकार एसईजेड बनाने के लिए सरकार से धन लिया गया और उसको उसकी पूरी बंदरबाट करके जमीन सस्ती खरीद के उसको महंगी महंगी बेची गई, सिवाय प्रॉपर्टी डीलिंग के कुछ नहीं किया। आप दूसरे विषय की बात बताइए कि मंगलौर के एसईजेड के लिए जो इंडस्ट्रीज वहां पर आई हैं, आपने उनको बिजली की दर में क्या छूट दी? वहां पे उद्योग जब निर्माण हुए तो वहां पे आपने क्या सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था थी? सिडकुल जैसे इंडस्ट्री बनाने वाली कंपनी सरकार से आप ये पूछते हैं तो मुझे लगता है कि आप बड़ी कुल सूरज, हमने सरकार से नहीं पूछा साहब, इस एसईजेड आशीष जी, हमने सरकार से नहीं पूछा। बात कर रहे हो, हम एसईजेड की बात नहीं कर रहे हैं। आप आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत जगह ले जा रहे हैं, आप गलत जगह जा रहे हैं। जिस उद्योग की आप बात कर रहे हो वो जो आपने लगाए हैं वो 2 जगह पे लगे, वहां पे भी और कई जगह पे खोले गए हैं। वहां अपने आप में घोटाला है, वो उसकी जांच होगी तो बढ़ते खुल के आएंगे तो पता लगा कि विकास के पिछले 15 साल में वो घोटाला नहीं निकला। आज आप एक आरोप लगा दे, 15 साल की उनकी जांच चल रही है, उनकी जांच चल रही है, जांच रुकी हुई है। आप जांच कराइए, सरकार ने जांच रोक रखी है। सरकार जांच और जिस दिन सदन में सवाल पूछने के लिए आप बैठेंगे ना और सारी आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। एक आरोप आप लोग कैसे करवाए? आपका विजन चिट्ठी किस विभाग को लिखी? मैं तो कई बार कहता हूं किस विभाग को लिखी? औद्योगिक विभाग करता है इस काम को, और कौन करेगा इस विभाग को? मुख्यमंत्री के अंडर में आता है, बिल्कुल। मंत्री का उस समय किसके था, मुझे उस समय का नहीं किया नहीं किया, स्वीकृति के बाद ही बन सकता है। लेकिन जो काम कांग्रेस के लोगों ने लिख के दिया उनको अस्वीकृत करने का अधिकार किसने किया? किसने किया? वो बीजेपी के लोगों का कब किया? कि अगर कांग्रेस के लोगों की आप वापस आप डिबेट को केवल एक छोटा सा विजन की बात हो रही है। मैं अंत में मैं फिर से देखिए आशीष जी, आप लगातार आप जो है वो अलग अलग विषय पे बात कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार जब विजय सुनिए, आपने विजन की बात की, आपके विजन को हमने सुना, दर्शकों ने सुना। अब एक बार क्या आप दूसरी पार्टी के विजन को नहीं सुनना चाहते? नहीं, मैं सुनना नहीं चाहते, लेकिन उसमें घोटालों का जिक्र सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। आपके घोटालों की बात कर रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे। अगर वो आपकी उपलब्धि नहीं है, घोटाले आपको औद्योगिक इकाई बनाना वहां पर, अगर आपको घोटाला लगता है, अगर आपको घोटाला लगता है तो आप रखिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक स्वप्न लोक में रहती है। आप उस स्वप्न लोक में रहिए। एक झूठे औद्योगिकीकरण के दिखावे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कांग्रेस सिर्फ घोटालों में रही है तो उसको सब जगह घोटाला ही दिखता और कुछ नहीं। आपकी पार्टी को सिर्फ घोटाला है, आपके लिए सिर्फ घोटाला दिखता है, वहां पर भी घोटाला। आपको मैं अपना विजन बताते हैं, हम अपना विजन बता रहे हैं, प्राइवेट प्लॉट आपको अपना विजन बता रहे हैं, हम आपको अपना विजन दे रहे हैं, बहुत देर हम आपको अपना विजन दे रहे हैं। बोल तो लेने दीजिए आप, मैं आपको अपना विजन बताता हूँ कि आप अपनी जमीन खरीद के उसमें प्लॉट काट के इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। इसमें कौन सा डेवलपमेंट सरकार का है? सरकार का क्या लाभ है इसमें? बताइए ना, सरकार ने कैसे बनाया? सरकार का क्या रोल है इसके अंदर? कोई रोल नहीं है। ये तो मैंने क्या कहा? मैंने कब सरकार? मैंने कब सरकार की बात तो की? फिर आप इसकी उपलब्धि क्या की? मैंने क्या किसकी उपलब्धि बताई? मैंने किसकी उपलब्धि बताई? मैंने किसकी उपलब्धि बताई? मैं प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं, मैं प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं। प्रत्याशी की बात करी, मैंने सरकार की बात नहीं करी। मैं प्रत्याशी, अरे आप सरकार की बात कर रहे हो। विजन प्रत्याशी का आपने बता दिया, आपने एक नहीं बता रहे हैं। अरे मैं क्या आप विजन बताइए। आप देखिए आशीष जी, आप इधर से उधर घूम रहे हैं, आप इधर से उधर घूम रहे हैं। मैं विजन बता रहा हूं, हमारा क्लियर विजन है। हम औद्योगिक विकास अभी तक किया है, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा है, उस एरिया में हमें आईटीआई या इस तरह की संस्थाएं लानी है। दूसरा, वहाँ के युवाओं के लिए हमें उनके खेल के प्रोत्साहन के लिए उनकी फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है। वाटर स्पोर्ट्स वहाँ एक हो सकता है, उसको डेवलप करना है। एक मंगलौर शहर में, मैं धर्म पे नहीं जा रहा हूँ, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, मंगलौर शहर में मुस्लिम आबादी में एक बहुत बढ़िया कुटीर उद्योग है चिक बनाने का, जो वॉल चिक होती हैं। 45 साल जिनकी आप गुणगान कर रहे थे, 45 साल से वो परिवार है, उस परिवार ने उनके लिए क्या किया। हमारे यहाँ हमारा एक खुद का विजन है, हम इसका डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे ताकि जो लोकल क्या कहना चाहिए उनको, जो उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, वहाँ लोई बनती है कंबल टाइप का, उनका और चिक बनाने का, उसको डेवलप करेंगे। हमारा खुद का एक और विजन उसमें है कि हम बागवानी के क्षेत्र में आम की फसल के लिए हम वहाँ एक रिसर्च सेंटर या प्लांटेशन सेंटर आप उसको कह सकते हैं, उसका हमारा एक विजन है। हमारा क्लियर विजन है, हमारा इनकी तरह नहीं है कि हम इन्होंने काम नहीं करने दिया, उन्होंने नहीं करने दिया। अगर आपकी इच्छा शक्ति होती है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एक मिनट मेरी बात सुनिए, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है 70 साल का।
देश में एजुकेशन ना हो, क्योंकि अगर ये पढ़ गए इनका दिमाग बढ़ जाएगा, ये सवाल पूछेंगे। और कांग्रेस की आज हालत सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने लोगों को पढ़ने नहीं दिया। अब लोग समझदार हो रहे हैं, अब इनकी ये हालत हो रही है। घोटालेबाज ये पार्टी है, इनको हर एक घोटालेबाज दिखता है, सिर्फ घोटाला दिखता है, क्योंकि इनके सपने में, इनकी मालकिन के सपने में घोटाला रहता है, सिर्फ घोटाला रहता है। विजन नहीं रखा, मैंने विजन रख दिया, बता दो दिया विजन। पर्चे में छपी हुई वो घोषणा, पर्चे की छपी घोषणाएं की होती है सर, ये जो पर्चे की छपी घोषणाएं आपके पास तो है नहीं कहने के लिए। तो विधानसभा में चीख आपके पास है नहीं कुछ कहने के लिए। विधायक ने ये बार-बार मांग की, आपने करी क्यों नहीं? आपके पास तो कहने के लिए कुछ नहीं है। आपके विधायक के पिताजी कितने दिन विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, क्या उनका है योगदान बताइए आप। विधायक ने कुटीर उद्योग की बात की थी जो नई सरकार ने पूरी की। देखिए नहीं मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात। देखिए मैं अब ये डिस्कशन का बिल्कुल एंड कर रहा हूं। मैं अंत में सवाल कर रहा हूं, जैसे आप बोल रहे हैं कि सब कुछ घोषणाएं नहीं थी या विजन नहीं था। मैं कह रहा हूं आपके विधायक ने कुटीर उद्योग की बात की थी, जो मुस्लिम आबादी है, जो काम जिस चीज में एक्सपर्ट है, उनको उसी चीज में स्किल्ड दे करके उनको रोजगार की सुविधाएं मुहैया कराना, क्या आपके विधायक ने ये रखा था और सरकार ने मना किया था? नहीं, आपका प्रश्न हो गया? हाँ हो गया। आपने आप जवाब तो दीजिए ना। आप देखिए कुटीर उस जो मंगलौर का जो कुटीर उद्योग बताया चिक बनाने का, उसका सर कोई सेंटर, कोई ट्रेनिंग सेंटर बनाने का कोई घोषणा हमारे विधायक जी ने अभी नहीं की थी। ठीक है, लेकिन आपके विजन में है, तो निश्चित रूप से इस बार मैं आपके विजन को स्वीकार करता हूँ और हम उसे पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन मेरा ये मैं विजन बताना चाहता हूँ, खासकर जो आपके दर्शक है उनके लिए भी, कि जब भारतीय जनता पार्टी की सोच थी तो उन्होंने मंगलौर के लोगों के परंपरागत उद्योग का ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात की, जबकि कांग्रेस ने बात एजुकेशन और हेल्थ की। आज अगर आज मैं बताइए, आपकी ही पार्टी के एक पूर्व प्रत्याशी जो 2012 में रहे हैं, उनके अगर सिर्फ उन्हीं का आप आकलन कर लेंगे तो उनकी बेटी जज बनी है, वो मंगलौर में रहकर पढ़कर बनी है, उनका बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बना है, वो भी मंगलौर में रहकर पढ़कर बना है। लोग यहाँ से शिक्षित होकर भी गए और बाहर बहुत अच्छी पोजीशंस पर भी हैं। मंगलौर ने उतनी ही पढ़ाई की है जितनी किसी भी विधानसभा ने की। लेकिन बात ये थी कि इस 5 साल की ट्रिपल इंजन की सरकार ने जो काम करने चाहिए थे, आपने शिक्षा के बजट को बढ़ाना था, आपने नहीं बढ़ाया। आपने हेल्थ बजट को बढ़ाना था, नहीं बढ़ाया। आपने हमारे विधायक के सवाल सुनने थे विधानसभा में, आपने नहीं किए। और आप विजन का एक डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, उस डॉक्यूमेंट पे आपकी नीयत साफ है। आपने मंगलौर के आपके विधायक सवाल नहीं पूछने, सवाल पूछने से क्षेत्र का विकास नहीं होता है। आपके विधायक और उनका परिवार 45 साल से वहां काबिज है, वो उद्योग 45 साल से चल रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो डेवलप हो, क्योंकि लोग डेवलप होंगे, पैसा आएगा, पढ़ेंगे, समझ आएगी तो वो उनके खिलाफ जाएंगे। इसीलिए वो चाहते वो समाज दबा रहे, कुचला रहे, वो आप लोग चाहते हैं जो आपकी पार्टी ने हमेशा चाहा है। ये भी वहां पर चिक बनाने के उद्योग की ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहती है और कांग्रेस वहां पर हायर एजुकेशन के सेंटर बनाना चाहती है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं चिक बनाने वाला जो व्यक्ति है, हायर एजुकेशन सेंटर नहीं बनेगा। हमने कहा कि चिक बनाने वाला जो व्यक्ति है, वो चिक बनाने का काम के अलावा अपने बच्चों को अगर पढ़ाई में शिक्षा में आगे बढ़ाए तो वो इंजीनियर भी बने, वो डॉक्टर भी बने, वो साइंटिस्ट भी बने, बिल्कुल बने। और मैं कहूं विधायक बन के हम बता रहे हैं, आपका हायर एजुकेशन हम बता रहे हैं, आपके हायर एजुकेशन का आपके विधायक ने क्या किया? आपके हायर एजुकेशन में भाई साहब स्कॉलरशिप घोटाला है, स्कॉलरशिप घोटाला है आपके पास, स्कॉलरशिप घोटाला, हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप घोटाला आपके विधायक के पास, स्कॉलरशिप का, हायर एजुकेशन का स्कॉलरशिप घोटाला, उसका क्या जवाब देंगे आप? और जो आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बनाया और वो बंद कर दिया। अगर आपको एजुकेशन का इतना ध्यान होता, 15 साल से ये विधायक रहे हैं, 15 साल कोई कम समय नहीं होता भाई साहब, 15 साल। और उससे पहले इनके पिताजी रहे 30-35 साल, मंत्री रहे सरकार में, मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जेल मंत्री थे, कैबिनेट रैंक का मिनिस्ट्री थी उनके पास। क्या किया तब? हायर एजुकेशन कहाँ गई थी उनकी? कोई विजन नहीं है, सिर्फ ये है कि उस क्षेत्र के लोगों को दबा के रखो, अनपढ़ रखो, ताकि वो लोग बढ़े ना। आपने इसीलिए मेरी सोच नहीं है चिक बनाने के काम पे तो आपका ध्यान गया। आप सिर्फ चिक बनाने पे फोकस कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज मेरा पूरा विजन नहीं आपने पढ़ा। बताइए ना मुख्यमंत्री ने कब? आपने मेरा पूरा विजन नहीं सुना, आप चिक बनाने में पहुंच गए, क्योंकि हम नहीं कर रहे फेल। आपका विधायक ऑलरेडी फेल है, डिग्री कॉलेज आपका विधायक ऑलरेडी फेल है, बढ़िया डिग्री कॉलेज आपका विधायक ऑलरेडी फेल है, आपका विधायक ऑलरेडी फेल है। कॉलेज बनाया छात्रवृत्ति घोटाले के लिए। आज भाजपा के पास जिसको आप चुनाव लड़ाते हो, अगर छात्रवृत्ति घोटाला कुछ है, खुशी है
कि जिसको भी भाजपा चुनाव लड़ती है मंगलौर से वो फिर कांग्रेस में आ जाते हैं। तो कौन गए? कितने चले गए? कितने चले गए? तो मालूम है कि इनकी सरकार ने भाई साहब कितने चले गए? और हमारा एक प्रत्याशी गया है, हमारा एक प्रत्याशी गया आपके पास, हमारा एक प्रत्याशी, सरकार भी होगी और विधायक भी होगा और काम पूरे उत्तराखंड में बताने के लिए होंगे कि मंगलौर की विधानसभा पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 होगी करके दिखाएंगे। अगर मान लीजिए सरकार नहीं आई, मैं एक पॉसिबिलिटी नहीं, अगर सरकार नहीं आई है ना, और विधायक जो है मान लीजिए किसी और पार्टी का बन गया तो फिर दिक्कत आएगी ना मंगलौर में। मंगलौर में दिक्कत आएगी ना किसी भी परिस्थिति में। मतलब कांग्रेस के लोग हों या काजी निजामुद्दीन जी हों, वो हमेशा उस काम के लिए लड़ेंगे जिसकी जनता को आवश्यकता है और वो लड़ते रहेंगे, संघर्ष करेंगे, यही हमारी सोच है। अब तक क्यों नहीं लड़े 45 साल में? भी लड़े हैं 45 साल से क्यों नहीं लड़े? सवाल पूछना लड़ना नहीं होता है, विधानसभा में सवाल पूछना लड़ना नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता भाई साहब। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो आप लोग यहाँ नहीं है, आप लोग यहाँ नहीं है, आप लोग घोटाले देखते हैं। डिबेट बहुत सारे विषय होते रहेंगे, चर्चाएं होती रहेंगी, मंगलौर विधानसभा को लेकर लगातार हम चर्चा करेंगे और भी लोग हमारे साथ बैठेंगे। ये बहुत लंबा विषय है, विषय इतना बड़ा है कि जिस पर आप चर्चा अनंत करते रहिए, मतलब आप बस डिस्कस करते रहिए। सवाल यही है कि आखिर कौन सा प्रत्याशी आपके लिए बेहतर है। आप उस बेहतर प्रत्याशी को देखिए, क्योंकि वो प्रत्याशी आपके क्षेत्र में काम करेगा, काम करवाएगा और आपके लिए लड़ेगा। आपके लिए जो भी प्रत्याशी बेहतर होता है उसको आप चुनने की कोशिश कीजिए। राइट, बिल्कुल। धन्यवाद। ठीक, मैंने क्यों धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे विषय को लेकर के हम आते रहेंगे और आप इस पूरे डिस्कशन को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। और दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, जिन्होंने समय दिया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमें कंसाइजली बात करनी चाहिए और एक पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए, एक मुद्दे को लेकर के बात करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे विषय जब खुल जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या डिस्कशन होने लगता है। मुझे लगता है कि जनता की बात होनी चाहिए, जनता के हितों की बात होनी चाहिए और जनता के लिए जो प्रत्याशी बेहतर है उसके लिए सवाल हो, उसके लिए सुझाव हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप इन सब डिस्कशन को लेकर जो भी सोचते हैं दोस्तों अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।